Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu. Today is Sunday, March 3. So let's get started. मैं थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू था. एनीवे, चलिए शुरू करते हैं. यहाँ से एक चाइनीज की तरफ से एक कार्गो जा रहा था पाकिस्तान की कराची पोर्ट, जिसको इंडिया ने सीज किया है और इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज मिली हैं जिनका ड्वेल पर्पस है, यानी कि वो सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज की जा सकती हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए भी. ठीक है, अब याद कीजिए कि MTCR, राइट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, उसमें ये है कि आप इस तरीके से इस तरह की ड्वेल यूज गुड्स को सेल नहीं कर सकते. सी, ड्वेल यूज आइटम्स यूज्ड इन पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, राइट, इन वेपन प्रोग्राम. ठीक है, CNC मशीन्स वगैरह हैं, बट अगेन दैट नॉट दैट इंपॉर्टेंट. नवा शिवा पोर्ट हमारे मुंबई के पास है. इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे, इसलिए इसीलिए पता है, इंटेलिजेंस जो हमारी है उसको ज्यादा दुरुस्त होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के इनपुट्स आपको मिलते हैं. आपको मुंबई अटैक के टाइम भी मिले थे इस तरह के इनपुट्स, और 1 वीक पहले मिल गए थे, लेकिन हम फिर भी फेल हो गए इसको प्रिवेंट करने में. मैन्युफैक्चरिंग द क्रिटिकल पार्ट्स फॉर पाकिस्तान मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये दिखाता है, जो मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, जो मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि इनकी जो रिलेशन है पाकिस्तान चाइना का, उसके लिए जो वो वर्ड्स यूज करते हैं, एज हाई एज हिमालयाज, एज डीप एज इंडियन ओशन एंड एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन. ओके, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं ऑब्वियसली. तो अगर आप वो यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपके आंसर थोड़े से बेटर दिखेंगे. राइट, राइट. देन दिस इज वायलेटिंग द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime. ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको काम आएगा एग्जाम में. यहाँ पर सेंटर, त्रिपुरा गवर्नमेंट और एक टिपरा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विद इन त्रिपुरा, एक तो त्रिपुरा वैसे ही छोटा सा है, उसका भी ऑलमोस्ट इतना सारा एरिया, ये डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग से टिपरा लैंड बना के दिया जाए. टिपरा लैंड बना के दिया जाए, यानी कि ये एक अलग ही स्टेट चाहते हैं. ठीक है? तो इसको लेकर ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, मूवमेंट चलती रहती है. तो इनके बीच में एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये जो इंडिजिनस लोग हैं इनका ये कहना है कि टिपरा लैंड में बाहर के लोग आके रूल कर रहे हैं, हम लोग जो इंडिजिनस हैं यहाँ के, हम लोग का रूल कम हो गया है और हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 33% रह गई है. तो ये जो इलीगल माइग्रेशन वगैरह बढ़ा है, स्पेशली ब्रिटिशर्स के टाइम, उन्होंने काफी सारे बंगाली लोगों को असम में भी सेटल किया, त्रिपुरा में भी किया. तो ये चीजें वहां के इंडिजिनस ट्राइब्स प्रेफर नहीं करते हैं अब. लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन शॉट एट गाजा 8 पॉइंट. देखिए, ये जो इंसिडेंट्स ने किया है ना, इसने वाकई इस वॉर का जो पूरा मॉरल ग्राउंड था उसको बदल दिया है. अभी तक आप जस्टिफाई कर रहे थे कि हम हमास को अटैक कर रहे हैं, बट यहाँ तो सिर्फ 8 के लिए लोग खड़े हुए थे, आपने गन शॉट यूज करे वहां पर प्रॉपर. ओके, इजरायली ट्रूप्स ओपन दी फायर ऑन 8 कॉन्वॉय. अब यूएसए कह रहा है कि हम फूड सप्लाईज ड्रॉप करेंगे, एयर ड्रॉप करेंगे, वाटर एयर ड्रॉप करेंगे वहां से, ताकि लोग क्योंकि वहां पे ऐसा थ्रेट हो चुका है कि शायद पीपल मे डाई ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन. बाजू में ही ग्रीस है, तो वहां से भी शिपिंग की जाएगी कुछ फूड सप्लाईज की. बट अगेन बात वही है यूएसए की कि वो डबल स्टैंडर्ड है. बात जब इसराइल की क्रिटिसिज्म की आएगी यूएन में, तो वो ब्लॉक कर देता है, नो मैटर की इशू क्या है. राइट, तो वो डबल स्टैंडर्ड उसके एज इट इज बने हुए हैं. एंड ये जो इंसिडेंट हुआ है कल, इसने अब पूरी तरीके से नेतन्याहू के तो अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, इवन यूरोपियन कंट्रीज को भी. ये है कश्मीर के हंगोल. कश्मीर, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स अभी तक याद कराए हैं. ओके, और एक लद्दाख का हेमिस, हमने अभी लेपर्ड के कंटेक्स्ट में देखा था. राइट, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवर, और एक और है आपका डचीगम. ठीक है, ये तीन आपको याद रखने. ये जो हंगुल है मोस्टली शाय और सेंसिटिव टाइप का माना जाता है, एंड इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. डचीगम नेशनल पार्क में मिलता है मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर में. इसके नंबर एक टाइम पर बहुत ज्यादा कम हो गए थे. अगर आप 2015 में भी देखेंगे तो 183 हो गई थी इसकी पॉपुलेशन. फॉरेस्ट में स्ट्रेस आ रहा था, ह्यूमन इंटरवेंशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पर ना इनके वाटर रिसोर्सेज अफेक्ट हो जाते हैं. जब वाटर नहीं मिलता ना, तब ये इंसानों के हैबिटेशन की तरफ जाते हैं, और कई बार ये फिर बड़े जो बिग कैट्स हैं उनके शिकार भी बन जाते हैं. राइट, इनकी पॉपुलेशन का रेशियो देखिए, जस्ट 19.2 मेल्स एज पर फॉर 100 फीमेल्स. राइट, काफी ज्यादा कम है. अभी 2015 में ये 183 था, अभी इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है, ऑलमोस्ट अब 300 हो गई है वापस. तो इम्प्रूवमेंट देखा गया है इसमें. Non-availability of water in the near vicinity might force the hangul to move towards the disturbed habitat and outside Dachigam.
ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बिहार इज मोदी डबल इंजन सरकार। ओके, वो नीतीश कुमार की स्टोरी तो ऐसी है कि हम तुमको चाहें, तुम हमको चाहो, और हमको तुमसे ज्यादा कोई नहीं चाहेगा, बस वैसी ही कहानी है उनकी। खैर, एनीवे, कांग्रेस बिगेस्ट एनिमी ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। इनको शिकायत इस बात से हुई थी कि राहुल गांधी ने इन्हें उसी प्लेट से बिस्किट क्यों खिलाए जिससे वो अपने डॉग को खिला रहे थे। ठीक है, तब से ये थोड़े से नाराज चल रहे हैं राहुल गांधी से। लॉ ग्रांटिंग 10% कोटा टू मराठास चैलेंज इन हाई कोर्ट, ये होना ही था, राइट। एंड ये कोई पहला नहीं, ये थर्ड अटेम्प्ट है जब मराठास को रिजर्वेशन दिया गया है। पिछले 2 अटेम्प्ट में कोर्ट इसको गिरा चुका था, और तीसरी बार भी ऐसा ही कुछ होना है। जब तक 50% की सीलिंग है तब तक आप नहीं ब्रीच कर सकते। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया था उसमें एक्सेप्शन कह दिया कि ये सोशल एंड एजुकेशनल बेसिस पर नहीं है। वो सीलिंग जो है 50% की, वो सोशल एंड एजुकेशनल बेसिस पे लागू होती है, ये इकोनॉमिक बेसिस पे है, इसलिए हम इस 10% को अप्रूव कर रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी किया था 3-2 मेजोरिटी से, इंक्लूडिंग ये जो 2 लोग अगेंस्ट में थे उसमें खुद उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज यू ललित, उनका भी वोट था। उनका कहना था कि ये गलत है। एक तो पहली बात ये है कि जब बात ईडब्ल्यूएस की आती है तो वो इशू बनता है पॉवर्टी का, ठीक है, या लैक ऑफ इनकम का, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो स्कॉलरशिप से। रिजर्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस था, जो ग्राउंड था, वो था डिस्क्रिमिनेशन। आपने उन्हें एजुकेशन एक्सेस नहीं करने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर ऑटोबायोग्राफी की पढ़ी जाए तो उसमें सबसे बड़ा रीजन यही था। उनके पास कैपेसिटी थी पे करने की, सब कुछ था, उनके फादर आर्मी में भी थे, बट उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था क्लास के साथ। चलिए, स्कूल से भी जैसे थे, इसलिए पता है उनको ग्रेट माना जाता है। उनको महान इसलिए नहीं माना जाता कि उन्होंने अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया। उन्हें महान इसलिए माना जाता है क्योंकि आप और हम अगर कहीं जाएंगे, एक बार इंसल्ट होगी, 2 बार होगी, हम दोबारा नहीं जाएंगे। इनकी रोज इंसल्ट होती थी स्कूल में, बट फिर भी वो जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अपने लोग के लिए अगर काम करना है तो पहले पढ़ लिख के करना होगा। आजकल के नेताओं की तरह नहीं, मैं उन दलित नेताओं की भी बात कर रहा हूँ आजकल के। वो चाहते हैं भीड़ हमारे साथ चले बस। वो उन बच्चों से कभी नहीं कहेंगे पहले एजुकेशन पे ध्यान दो, वो उनसे नहीं कहेंगे कि पहले स्कूल कॉलेज जाओ, रैलियों में बाद में आना, नो। उन्हें उन बच्चों को गुमराह करना है, स्कूल के, कॉलेज के, अपने साथ जोड़ना है। ये नहीं बोलना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही, उन्होंने कहा पहले शिक्षा लो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, तब जाकर संघर्ष कर पाओगे। ये उनका मोटो था। नहीं ना, तो आज के चाहे दलित लीडर हों या उनके खुद के फॉलोवर्स हों अम्बेडकर जी के, वो अम्बेडकर जी के नाम पे बातें हजार कर लेंगे, लेकिन उनका जो मेन मोटिव था कि आप पहले शिक्षित होइए, वो उसी चीज से भटक गए। और उन्हें भटकाने में उनके नेताओं का पूरा पूरा हाथ है। बात करें रिजर्वेशन की, तो आप रिजर्वेशन चाहे दे लो, लेकिन अगर कोई गरीब है तो जब तक आप उसको स्कॉलरशिप नहीं दोगे तब तक कोई फायदा नहीं हो सीडब्ल्यूएस का। अगर हम दिव्या तंवर की बात करें, शी यूज्ड टू से कि मैंने 2000 में स्कूल में नौकरी कर दी साथ में, और उसके साथ साथ पढ़ाई की। उन्हें सपोर्ट था, उसको जरूरत थी स्कॉलरशिप की। रिजर्वेशन बात की बात है, वो नहीं भी मिलता तो भी वो कर लेती अगर स्कॉलरशिप मॉनेटरी सपोर्ट मिलता। लेकिन ये इस तरह के रिजर्वेशन सिर्फ पॉलिटिक्स और वोट बैंक के लिए दिए जाते हैं। अगर देना ही था तो पहले स्कॉलरशिप इंश्योर करना था, उसके बाद जाकर रिजर्वेशन की बात करते आप। लेकिन आपको सिर्फ वोट बटोरना है, और मैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में आपको हमेशा कहता हूँ, जो करेगी सिर्फ इलेक्शन को दिमाग में रख के। यहाँ बंगाल को लेकर बात है, पार्टी इज सिनोनिमस विद करप्शन एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अभी इनके अगर 195 जिन लोगों ने टिकट दिए हैं, अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे ना तो सब डायनेस्टी वाले ही लोग हैं। लेकिन सिर्फ उनको लगता है कि दूसरी पार्टी में डायनेस्टी के एलिगेशन लगाते रहिए और खुद डायनेस्टी से भरे पड़े हैं। एनीवे, रही बात करप्शन की, तो यहाँ पर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में ही एक आदमी हुआ करते थे, शुवेंदु अधिकारी, हु वाज अक्यूज्ड इन दी नाडा केस, नरादा केस। ठीक है, बहुत बड़ा करप्शन था, लेकिन बाद में वो आ गए और मोदी जी के साथ खड़े हो गए बीजेपी में मिलके, तो उनके सारे केस रफा दफा हो गए। सेम वाज द केस विद असम चीफ मिनिस्टर। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक अमित शाह कहते थे ये सबसे करप्ट इंसान है, सबसे करप्ट। वो बीजेपी में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, अब उनके कोई करप्शन नहीं है उनपे। इलेक्शन कमीशन फॉर स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स इंडल्जिंग इन फेवरेटिज्म। इलेक्शन कमीशन पे बायसनेस के बहुत एलिगेशंस लग चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही ऐसा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट वाला केस मैंने आपको बताया ही था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीएम, एंड साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इस तरह का इस तरीके का अरेंजमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉलेजियम, ये कॉलेजियम बनाइए, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट कीजिए। गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन रखा, पीएम को रखा, लेकिन सीजेआई को रिप्लेस कर दिया विद ए कैबिनेट मिनिस्टर। और फिर जो सिलेक्शन भी हो रहा है वो मेजोरिटी वोट से हो रहा है, यानी कि 2:1 से हो जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही आपका कैबिनेट मिनिस्टर करेगा,
और 2:1 से सिलेक्ट हो जाएगा, तो अभी भी कंट्रोल तो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट। ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहता था। अग्निपथ स्कीम, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको दो कंटेक्स्ट में समझाया है कि इसने दो 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 चीजें क्रिएट कर दी हैं। एक परमानेंट कमीशन वाले ऑफिसर, ठीक है, उन्हीं के साथ इक्वली टफ कंडीशन में हर तरीके से काम करने वाला अग्निवीर, इसे मिलेगा अराउंड 45,000, इस बच्चे को मिलेगा 21,000। ओके, जबकि कंडीशन सेम है दोनों की, और इस बेचारे के साथ जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। पक्का हो जाए, परमानेंट हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इनमें से 75% घर जाएंगे। बाकी 75 इसको चेंज करने की बात की जा रही है, शायद इसको 50% कर सकते हैं कि 50% को परमानेंट कर देंगे, 50% को वापस घर भेज देंगे। ऑलराइट, इस तरह की चीजें अग्निपथ। और नेपाल के रिस्पेक्ट में मैंने जो आपको बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 32,000 गोरखा सोल्जर्स हमारे यहाँ आर्मी में हैं, बट जब से अग्निवीर आई है तब से इनका रिक्रूटमेंट रुका हुआ है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का भी कंसर्न जेन्युइन है कि बच्चे जो ट्रेनिंग लेकर आएंगे, ठीक है, इनको माओइस्ट रिक्रूट कर सकते हैं हमारे यहाँ पर। अभी भी माओइज्म वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है नेपाल में। और मजबूरी क्या है, नेपाल में इनके पास करने को और कोई काम होता भी नहीं था। जबकि सब सच बात ये है कि दीज आर द बेस्ट फाइटर्स, इवन यूके भी रिक्रूट करता है इनको। रशिया यूक्रेन ने भी अपनी तरफ से फाइट करने के लिए बुला रखा और वो गए भी हैं, दोनों तरफ से फाइट कर रहे हैं वो, जस्ट बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इंडिया की आर्मी उनके लिए एक विंडो बन के आती थी कि अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, लेकिन आपने वो विंडो भी बंद कर दी। क्योंकि तो और सबसे बड़ी बात है, नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि अग्निवीर स्कीम प्लान करते वक्त हमें बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया। जिस देश से आपके पास 32,000 सोल्जर्स आते हैं, आपने उसको कंसल्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। उनको तो छोड़िए, जो आर्मी चीफ रिटायर हुए हैं उन्होंने अभी एक बुक लिखी है 4 स्टार। उस बुक में उन्होंने यही कहा है कि अग्निवीर टुक आर्मी बाय सरप्राइज। हमें भी आइडिया नहीं था, फिर गवर्नमेंट ने उनकी बुक को होल्ड पे डाल दिया, रिलीज नहीं होने दिया। ठीक है, ये है एलएसी। यहाँ पर लैंडिंग स्ट्रिप बनाई जा रही है ताकि जो आपके प्लेन वगैरह हैं वो लैंड कर सकें इजिली। ठीक है, ये कुछ नाम है एयरफील्ड्स के, लेह, थोइस, कारगिल, दौलत बेग ओल्डी, फुकचू एंड न्योमा। सीजीआई का कहना है, कल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जज कॉन्फ्रेंस गुजरात में, तो वहां पर इनका कहना है कि जो नीचे के ट्रायल कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये ग्रांट बेल ग्रांट करने में बहुत आनाकानी करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जनरली जुडिशरी का नॉर्म क्या माना जाता है, that bail is the norm and jail is the exception, right? Bail should be the norm and jail should be the exception. That's how judiciary functions. बट इनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट लेवल पर इसका उल्टा फॉलो किया जा रहा है। वो उन्होंने उल्टा बना दिया है कि जेल इज द नॉर्म एंड बेल इज द एक्सेम्पशन, राइट। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर ये मेंशन करना भूल गए कि इवन सुप्रीम कोर्ट की भी हालत कुछ इसी तरह की है। रिमेंबर, उमर खालिद 3 साल से उस बंदे का ट्रायल ही नहीं हुआ है। उसने बेल एप्लीकेशन दी, बार बार एडजर्नमेंट होता जा रहा था, तो उसने फ्रस्ट्रेशन में आके बेल एप्लीकेशन ही अपनी विड्रॉ कर ली कि मुझे चाहिए ही नहीं बेल, जेल में ही खुश हूँ। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे, यूएसए, तब सड़कों पे प्रोटेस्ट भी हुआ था इसके अगेंस्ट कि ये कौन सा रूल ऑफ लॉ चल रहा है आपके यहाँ, जहां एक लड़की की ट्रायल ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को पॉइंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा खुद को भी देखना चाहिए। Anyway, right to personal liberty is losing ground in trial courts with jail not bail becoming the rule. Increasing number of bail appeals reaching the High Court. The long-standing principle that bail is the rule and jail is the exception seems to be losing the ground. The Supreme Court record on grant of bail has remained uneven. Umar Khalid chose to withdraw his bail application following multiple adjournments. The court rejected bail to former Deputy Chief Minister Manish Sisodia as well. इनकी भी बेल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिजेक्ट की है। इतना बड़ा भी क्राइम नहीं किया उन्होंने। एनीवे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जुडिशरी में एडजर्नमेंट कल्चर। ठीक है, बार बार किसी ना किसी बहाने एडजर्नमेंट ले ही लेते हो आप, अगली तारीख दे दीजिए। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है वहां पर। These delays are such that farmer involved in a property dispute may never see the outcome in his life. फार्मर तो छोड़िए, कई बार तो आप विक्टिम भी बन जाते हो किसी क्राइम के, तो जब तक आपकी केस की तारीख आती है तब तक तो कई बार तो इंसान गुजर भी जाता है। विमेन कंस्टिट्यूट 36% ऑफ वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो फिर भी ठीक है, हाई कोर्ट लेवल पर भी थोड़ा ठीक ठाक है, बट सुप्रीम कोर्ट लेवल पर ज्यादा इशू है। इवन अभी मैंने आपके साथ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की थी हमने, राइट। वहां पर एक जज थी हाई कोर्ट की, सुनीता, पूरा नाम याद नहीं है मुझे, शायद सुनीता चौधरी में भी समथिंग। ओके, उन्होंने इस केस को बहुत सेंसिटिवली लिया। उन्होंने कहा कि दिस इज रियली डिस्टर्बिंग जो गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी में हो रहा है लड़कियों के साथ।
ओके, तो इसलिए विमेन रिप्रेजेंटेशन हो या मार्जिनलाइज सेक्शन एसटी एससी का रिप्रेजेंटेशन हो या ट्रांसजेंडर्स का हो, रिप्रेजेंटेशन जब तक ऊपर नहीं होगा ना तब तक आप थोड़ा बहुत बायस जजमेंट देखते रहेंगे। इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट वो इंश्योर करेगा कि सबके पास रिप्रेजेंटेशन होगा। Staggering vacancy rate for the seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe, which constitute 66% of total unfilled seat। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो होती है ना वो एग्जाम के थ्रू होती है, तो वहां पर रिजर्वेशन मिलता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, राइट, वहां पर रिजर्वेशन मिलता है। बट आप वैकेंसी रेट देखिए जरा, शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में, टोटल जितनी वैकेंसी है उसकी 63% सीट्स इन लोगों की वैकेंट पड़ी हुई है, यानी आप ज्वाइनिंग देना ही नहीं चाहते उन्हें। और इसका आपको मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ जो मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में हुआ था। देयर वाज वन बॉय, ही गॉट समथिंग 194 मार्क्स इन रिटर्न, ओके, हाईएस्ट मार्क्स थे। इंटरव्यू में आपको 50 आउट ऑफ 20 चाहिए होते थे मिनिमम, ठीक है, मतलब मिनिमम 20 तो लाना ही है। उसके इंटरव्यू में 19.5 19.5 दिया एंड ही वॉज डिस्कालीफाइड, जबकि उसने रिटर्न में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी याद कीजिए आप, जिसने एम्स के कंटेक्स्ट में कहा था कि यहाँ पर जो सिलेक्शन पैनल में लोग बैठे हैं उनके बिहेवियर में बायसनेस देखी गई है, ठीक है, जानबूझकर ओबीसी एसटी एससी की सीटों पर नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट का टैग लगाकर क्लोज कर दिया गया है। right? तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा भी था, उसने ये कहा भी था कि यहाँ पर जो इवैल्यूएशन बोर्ड होता है, जो आपका इंटरव्यू पैनल होता है, उसमें रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, अदरवाइज वहां पर भी हमें बायसनेस की एग्जांपल देखने को मिलेंगे। बिकॉज इस बात का कोई सेंस नहीं बनता यार कि कोई बंदा रिटर्न में सबसे ज्यादा ला रहा है लेकिन इंटरव्यू में उसको मिनिमम 20 भी मिलते तो भी वो सिलेक्ट था, लेकिन आपने एग्जैक्ट 19.5 दिया। आप किस बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस बंदे को बस 0.5 कम देना है मुझे कट ऑफ से? दैट शोज क्लियर बायसनेस। शाह लॉन्चेस अम्ब्रेला बॉडी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव्स पे मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं, आप अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे आपको मिल जाएगा, उसमें स्टैटिक रिवीजन जो है उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए एक अम्ब्रेला बॉडी बनाई गई है, दैट इज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि फाइनेंस इंश्योर करेगा इनके लिए। दिस इज द न्यू बिगनिंग फॉर सेल्फ रेगुलेशन। अब सेल्फ रेगुलेशन की बात हमने कल भी की थी, वो एडवर्टाइजमेंट वाली बात में, वो गुल्लू एंड चमन एंड ऑल, ओके, उनके रिस्पेक्ट में भी हमने बात की थी कि वहां पर भी वो एडवर्टाइजिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी ही है। वो पहले कोशिश ये की जाती है कि आप खुद से रेगुलेशन कर लीजिए ताकि गवर्नमेंट को कोई ऊपर से रेगुलेशन ना करना पड़े, आप खुद से कर लेंगे तो बेटर है। ओके, तो इनके लिए भी यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई है फॉर सेल्फ रेगुलेशन, विच विल इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्स, ठीक है। मैं अर्बन कोऑपरेटिव्स यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले ही किया, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो। अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज हैव रिड्यूस्ड देयर एनपीएस टू 2.10%। अभी 2.10% भी जो, अब देखिए रिड्यूस एनपीए रिड्यूस करना, रिकवर करके अलग बात होती है, दूसरी होती है राइट ऑफ करके। मैं बैलेंस शीट से ही हटा दूं कि वो एनपीए है ही नहीं, चलो हटाओ अलग, तो वो तो क्लियर होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट ऑफ करते जाइए। बट सच्चाई ये है कि खुद अहमदाबाद कोऑपरेटिव के चेयरमैन मिस्टर अमित शाह हैं, राइट, उसी तरीके से पीयूष गोयल जी हैं, इनकी वाइफ ने 3.5 करोड़ का लोन लिया, कोऑपरेटिव से डिफॉल्ट करवा दिया। ऐसा थोड़ी है कि इनका पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, बट नहीं देना, ओके, सब चीजें आम आदमी से वसूल की जा रही हैं। एनीवे, जीआई टैग, ये सब आप जानते होंगे आई थिंक, हैंडमेड शॉल्स, कारपेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है इसको। शॉल्स आर मेड ऑफ पाशमीना वूल एंड सिल्क एंड आर यूज टू मेक कारपेट्स, कश्मीर का फेमस है। सेंटर टिपरामोथा एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट साइन एन ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, बट इतना भी कुछ नई बातें साइन नहीं की गई हैं जो हम डिसाइड करें। बस ये समझिए कि विद इन त्रिपुरा इंडिजिनस पॉपुलेशन, इंडिजिनस जो लोग हैं वहाँ के, उनकी पॉपुलेशन है 33%, और उनको कहना है कि हमारी हिस्ट्री, हमारे लैंड राइट्स, हमारे पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए हमें या तो ऑटोनॉमी दीजिए या अपना सेपरेट स्टेट बनाने दीजिए, ठीक है। बट इस एग्रीमेंट में फिलहाल इतना डिसाइड हुआ है कि आप किसी भी तरह के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि सॉल्यूशन ना निकल आए कुछ, ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे आप जब तक कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन सच बात यह है कि इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइमलाइन की नहीं गई, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। दे नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिजिनस पीपल, द डिमांड फॉर ग्रेटर टिपरा लैंड और ए सेपरेट स्टेट फॉर इंडिजिनस पॉपुलेशन। सेपरेट स्टेट, वैसे त्रिपुरा इतना छोटा है और क्या बनाओगे। कमीशन रेट सिस्टम, सी कमीशन रेट सिस्टम, एक तरफ होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरी तरफ होते हैं आपके एसपी, ठीक है? जब ये शूटिंग वगैरह के ऑर्डर्स देने होते हैं या कहीं से अरेस्ट ऑर्डर देने होते हैं, ये डीसी की परमिशन लेनी पड़ती है एसपी को, right? नहीं, कमीशन रेट सिस्टम ऐसा होता है कि एक सिटी, जैसे सपोज कीजिए नोएडा है, तो उस पर पूरी ज्यूरिसडिक्शन इस पुलिस ऑफिसर की ही होगी,
राइट। उसमें कलेक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा एज फार एज द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो कमिश्नरेट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा लखनऊ और नोएडा सिटी में। यहाँ पर पूरी पावर उस सिटी में पुलिस फंक्शंस रिलेटेड इन्हीं के पास रहेगी, ठीक है। ये सब किया गया सीए के बाद, जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे उसके बाद सोचा गया कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है या टाइम लगता है, इससे बेटर है कि एक ही पुलिस ऑफिसर के अंडर में सारा सिस्टम दे दिया जाए। सीए की बात हम जानते हैं, ठीक है। 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज यानी मुस्लिम के अलावा बाकी 6 कम्युनिटीज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आई है उनको सिटीजनशिप दी जाने की बात थी यहाँ पर, ओके। लेकिन इसने एक्सक्लूड कर दिया था मुस्लिम्स को, तो इसी के कंटेक्स्ट में प्रोटेस्ट हुआ था। बट तमिल का कंसर्न इसमें बिल्कुल सही था कि श्रीलंका से आए हुए हिंदू तमिल, उनको क्यों नहीं कवर किया गया है, राइट। वो चलिए 6 कम्युनिटी आपसे मुस्लिम के अलावा सबको दे रहे हो तो पहली कैटेगरी में तो वो फॉल करते हैं, पर दूसरी कैटेगरी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपने सिर्फ इन्हीं 3 कंट्री को क्यों रखा है, श्रीलंका को क्यों नहीं रखा, राइट। दैट इज वन थिंग। दूसरा कि म्यांमार से भी जो हमारे लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट जो मिजोरम और नागालैंड के लोग मानते हैं, तो फिर इन लोगों को भी इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एमपी गए थे हमारे, मैं यहाँ पर जो अराकन आर्मी है, ठीक, अराकन आर्मी, इनका ये कहना है कि मैंने म्यांमार आर्मी की प्रेजेंस ही नहीं देखी रेबल हेल्ड एरियाज में, यानी कि पूरी तरीके से म्यांमार आर्मी वहां से गायब हो चुकी है। कई तो भाग के इंडिया में आ गए थे, ओके। तो ये दिखाता है कि वहां की जो एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो एथनिक आर्मीज हैं, इन्होंने कितना अपर हैंड ले रखा है। ठीक, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमें अपने कलादान प्रोजेक्ट हो, आईएमटी कॉरिडोर, इनमें जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करना है तो हमें इन एथनिक ग्रुप के साथ डील करना होगा। हम सिर्फ ये डिपेंड नहीं कर सकते कि सेंटर में बैठी हुई जनता गवर्नमेंट, आर्मी की जो गवर्नमेंट है, सिर्फ उसी से बात करें हम, या उस गवर्नमेंट से बात करें जो इस वक्त थाईलैंड में बैठी हुई है एक्साइल में, ठीक है, गवर्नमेंट इन एक्साइल। नहीं, हमें इन एथनिक ग्रुप से भी बात करनी पड़ेगी अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और इन अराकन आर्मी ने चाइनीज को तो अश्योरेंस दिया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। An Indian MP who visited rebel-held areas of western Myanmar said that the area he visited is part of Chin state of Myanmar that has been liberated by Arakan Army. ठीक है, one of the ethnic armed organization that are waging an armed struggle against the military जनता of Myanmar। और ये चिन स्टेट हो या उसके अलग अलग स्टेट हो, अलग अलग एथनिक आर्मीज हो, ये सब मैं कवर कर चुका हूँ मीन्स 450 प्लस की एक वीडियो में, तो वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। गगनयान मिशन की बारे में बात है तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा जानने का नहीं है, सिर्फ आप इतना जानना है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे लॉन्च करने के लिए। एस्ट्रोनॉट्स को भेज कहाँ रहे हैं, सिर्फ लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में, ज़्यादा ऊपर भी नहीं भेजना है, ठीक है, हार्डली कहीं 300 350 किलोमीटर तक होगा, ठीक है, उसमें भेजना है। और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में हमें जानना था। नीचे का जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड है, अगला जो है लिक्विड है, और उसके बाद जो है वो क्रायोजेनिक है। और ये क्रायोजेनिक हमने यूज़ करा है C2030 ऐसा कुछ है, ठीक है, ओके। और ये इंजन जो है वो हमारा टोटली इंडिजिनस है। वो शुरू वाले 2 भूल जाइए, फर्स्ट वाला जो क्रायोजेनिक इंजन था वो हमने रशिया से लिया था, उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने दूसरा बनाया। वो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया, लेकिन रशियन मॉडल को ही कॉपी करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। बट उसके साथ साथ ही हमने पैरेलली, क्योंकि यूएस ने हमें लेने नहीं दिया था रशिया से, तो हमने ये ग्राउंड जीरो से शुरू करके बनाया दिस वन, ये वाला क्रायोजेनिक इंजन, ओके। बस इतना ही जानना है। और 2025 में हम लोग ये मिशन यूज करना चाहते हैं। 4 एस्ट्रोनॉट हमने सेलेक्ट करें जो इंडियन एयरफोर्स के पार्ट हैं, ओके। इसके अलावा हमने स्पेस में कुछ रिफॉर्म करें, जैसे अब हमने 100% एफडीआई अलाउ कर दी है, ठीक है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, मैनेजमेंट में। हमने 2 बॉडी और बनाई थी, जैसे एनएसीएल, ठीक है। इसके अलावा हमने इन स्पेस बनाया। ये कुछ स्पेस रिफॉर्म्स की बात है यहाँ पर, ठीक है। दिस मिशन इज शेड्यूल फॉर 2025, लियो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इंडिजिनस स्पेस स्टेशन भी बनाना है 2035 तक, और 2040 तक आदमी चांद पे उतारना है। ये 2 भी मिशन है हमारे। वी हैव बिकम ए रिलायबल लॉन्च प्रोवाइडर, काफी सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं। इनफैक्ट हमने एक मिशन ऐसा भी किया था जहाँ पे 102 सैटेलाइट्स हमने साथ में सेटल की थी, वो भी अलग अलग ऑर्बिट में, लाइक एक आप समझ लीजिए बस की तरह, कि बस जा रही है एक स्टॉप पे, लोगों को उतारी, फिर आगे जा रही है, फिर दूसरे को उतारी। उस तरीके से हमने 102 सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में अचीव की थी, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारा, ठीक है। रिलायबल लॉन्च प्रोवाइडर ऑल्सो केपेबल ऑफ फ्लाइंग सोफिस्टिकेटेड इंटरप्लैनेटरी मिशन। चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल रहा। ये फर्स्ट फेज था सिर्फ, क्योंकि हमने अभी क्या किया, हमने सिर्फ रोवर उतारा है वहां पे, दिस वाज द फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में हम लोग वहां जाकर माइन करके सैंपल सैंपल वापस लेकर भी आएंगे अर्थ पे, ठीक है। सैंपल रिटर्न मिशन होगा, वो होगा इसका फेज 2। और ये फेज 2 हम ज्वाइंट मिशन करेंगे जापान के साथ। इट विल कलेक्ट द लूनार सॉइल सैंपल एंड ब्रिंग इट बैक टू द अर्थ।
दो अलग से बॉडी बनाई है हमने, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू कमर्शियलाइज स्पेस टेक्नोलॉजीज, यानी कि जैसे हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन वगैरह बनाए, इस तरीके से सैटेलाइट की फंक्शन के लिए अलग अलग तरह की बैटरीज भी बनाते हैं। तो इसरो ये बैटरीज कमर्शियली भी अवेलेबल कराना चाहता है ऑटोमोबाइल सेक्टर को, ताकि उस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाए जा सकें, राइट। तो ये काम करेगा NSIL, ठीक है, कमर्शियलाइज स्पेस टेक्नोलॉजीज। दूसरा, इंडियन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनेगा टू ऑथराइज द स्पेस एक्टिविटीज इन ऑल द सेक्टर्स, राइट। इसके अलावा इसरो एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनाएगा गगनयान के लिए, जो बनाई है उसने, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। GSLV Mark 3 यूज करेंगे हम, 3 स्टेज रॉकेट है, 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगते हैं नीचे, 2 लिक्विड फ्यूल लगते हैं, और C इंजन, दिस इज क्रायोजेनिक इंजन, जो कि हमने इंडिजिनसली जीरो से डेवलप किया है, राइट। क्योंकि हमने जो रशिया वाला क्रायोजेनिक था ना, उसको री इंजीनियर करके जो बनाया था, वो हमने Mark 2 में यूज करा था, और वो फेल बहुत होता है, इसलिए उसको नोटी बॉय कहा जाता है। और 3 में हम लोग अपना खुद का बनाया इंजन यूज कर रहे हैं। इसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, जिसमें क्रू मॉडल भी होगा, सर्विस मॉडल भी, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। इसमें क्रू कौन कौन है, इनके नाम आप देख लेना, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके साथ क्रू मॉड्यूल में ना एक गायनोइड भी जाएगा, दैट इज व्योम मित्र, या आप कह लीजिए फीमेल रोबो। ओके, उस पर हम स्टडी करेंगे कि स्पेस में रेडिएशन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वेटलेसनेस में कैसा फील होता है, एंड सो ऑन। रशिया ने हमारे लोगों को ट्रेन किया है यहाँ पर। स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट हम लोग 2007 में परफॉर्म कर चुके हैं। क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, वो भी 2014 में परफॉर्म हो चुका है, और 2014 में ही हमने एक प्रोटोटाइप भी लॉन्च किया था, GSLV Mark 3P। ठीक है, तो ये सब प्री लॉन्च वाले मिशन हैं जिनको हम टेस्टिंग कर चुके हैं। अगेन आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। द बर्थ ऑफ NSIL एंड इन स्पेस फॉलोड वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स ऑन द स्पेस सेक्टर। इसके अलावा नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी, ये पॉलिसी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपके साथ काफी सारी चीजें हैं जो प्रीलिम्स रिवीजन से इसमें डिस्कस करूंगा, उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, नेशनल स्पेस पॉलिसी ये मैंने आपके साथ पहले प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में भी शेयर की थी, दोबारा कर लेंगे। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, इस पे हम ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में वीडियो कर चुके हैं। ओके, 49 टू 100% ऑटोमेटिक फॉरेन FDI भी अप्रूव कर ली गई है। तो एक नई तरह की स्पेस रेस शुरू हो चुकी है सभी कंट्रीज में, और मून की तरफ तो बहुत ज्यादा ही जा रहे हैं। मून पे लोगों को लगता है हीलियम के रिसोर्सेज हैं, तो ये मिल सकते हैं हमें। गगनयान विल स्टैब्लिश इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी विद सेंडिंग ह्यूमन टू स्पेस। ओके, तो ये एक टॉपिक था। दूसरा है रेजोल्यूशन, दो स्टेट नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है, इन लोगों ने अपने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया है कि ये जो आप बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, ये बॉर्डर फेंसिंग के अगेंस्ट हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा, मिजोरम तो इनके बायोमेट्रिक्स लेने के भी अगेंस्ट है अपने लोगों के, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तीसरा एक अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, और मणिपुर है, ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग होनी चाहिए। इनको लगता है कि इससे, इन बॉर्डर्स के थ्रू, आप लोग कहते हो एथनिक टाइज, कल्चरल टाइज, वो ठीक है अपनी तरह, लेकिन काफी सारा ड्रग्स आ रहा है। इनफैक्ट पता है, ऐसा भी नहीं है कि मिजोरम ने ये रेजोल्यूशन पास किया है अभी इसके अगेंस्ट कि ये बॉर्डर फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा मिजोरम चाहता है कि बॉर्डर फेंसिंग ना हो। कई ऐसे भी हैं जो चाहते हैं, कि उनको लगता है कि ये ड्रग्स जो उधर से आ रही है ना, ये हमारे लड़कों को बर्बाद कर रही है, तो वो चाहते भी हैं बॉर्डर फेंसिंग को। मिजोरम में भी कुछ लोग चाहते हैं, राइट। आर्म्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो obvious सी बात है, मणिपुर में मिताई तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आर्म्स आए, वो भी कुकीज के हाथ में, तो बिल्कुल ना आए। Mizoram Assembly and Nagaland Assembly adopted a resolution to oppose fence of 1643 किलोमीटर लॉन्ग पोरस इंडिया म्यांमार बॉर्डर एंड स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजीम, जो 16 किलोमीटर तक लोगों को आने जाने की परमिशन देती है दोनों तरफ, राइट, ये भी स्क्रैप की जा रही है। ये 2018 में इंप्लीमेंट की गई थी एज पार्ट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉर कल्चरल बिजनेस टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी टू साउथ ईस्ट एशिया, बट अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू सस्पेंड, क्योंकि इससे इलीगल माइग्रेशन बढ़ रहा है, स्मगलिंग बढ़ रही है, ड्रग्स की, आर्म्स की, एम्यूनिशंस की, एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट जैसे उल्फा। ओके, हालांकि मणिपुर गवर्नमेंट चाहती है, स्पेशली आफ्टर जो वायलेंस हुआ कि मिताईस एंड कुकीज के बीच में, कि ये कुकीज लोग जो है ना, ये रहते हैं मोस्टली मिजोरम और नागालैंड और इवन मणिपुर के हिल एरियाज में भी, तो इनके इनके सारे रिलेटिव हैं म्यांमार में, तो ये लोग इनको आर्म्स भेजते हैं, ये लोग इनको ड्रग्स भेजते हैं, इस तरीके की बातें। अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर वेलकम सेंटर डिसीजन, हाउएवर 1948 में बर्मा आजाद हुआ था फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है, काफी सारे मिलिट्री कूप वहां हो चुके हैं, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट भी हो चुकी हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है म्यांमार में, काफी सारी एथनिक मिलिटियास एक्टिव हैं, अराकन आर्मी, चिन नेशनल फ्रंट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये खापलांग वाला,
Okay, some of which have sheltered the northeast-based outfit. It carried out hit and run operations in India. असम राइफल सेफगार्ड करता है इस बॉर्डर को, ठीक है। उसी तरीके से बीएसएफ करते हैं हमारी बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर को। सशस्त्र सीमा बल करता है नेपाल बॉर्डर को गार्ड। ट्रीटी ऑफ यांडोबो साइन हुई थी ब्रिटिशर्स और बर्मीज के बीच में, क्योंकि पहले क्या था, ये बर्मीज लोग ही थे जो मेजोरिटी असम पे रूल कर रहे थे, बट ब्रिटिशर्स ने इनको डिफीट किया। हम जो पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इंडो बर्मा वॉर 2 बार हुई थी, ठीक है। और इन लोगों ने इनको उस तरफ धकेल दिया और रैंडमली उन्होंने ड्रॉ कर ली इंडिया म्यांमार की बॉर्डर, बिना ये देखे कि एक ही एथनिसिटी के कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। ये क्लासिक केस वैसा ही है जैसा अफ्रीका में। अफ्रीका में आज जो सबसे ज्यादा लड़ाई है ना, उसकी मेन वजह है कि उनकी जो बॉर्डर है वो जर्मनी में बैठ के डिसाइड हो गई थी, ठीक है, बिस्मार्क के टाइम। तो उन्होंने देखा ही नहीं ग्राउंड लेवल पे कि कहाँ किधर कितनी एथनिसिटी के लोग रहते हैं। इसलिए आप अफ्रीका का जब मैप देखोगे ना, तो आपको ये इधर ऊपर की रीजन में एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट टाइप की बॉर्डर बनी मिलेंगी, क्योंकि ये मैप पे ही डिसाइड हो गया था बिस्मार्क के टाइम पर। उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वहां पर कि कौन सा एरिया किस कंट्री को दिया जाएगा डोमिनेट करने के लिए, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे जो देखोगे ना, लिबिया वगैरह, इनकी बॉर्डर्स वगैरह काफी स्ट्रेट दिखेंगी आपको। ये स्केल और मैप पे ही डिसाइड कर लिया था इन लोगों ने, ग्राउंड लेवल पे तो गए भी नहीं थे ये लोग। The border divided people of the same ethnicity and culture, specifically Nagas of Nagaland and Manipur and Kuki-Chin Mizo community of Manipur and Mizoram without their consent. Without their consent. This fence would divide their ancestral land and alienate people with blood ties. क्या इस रेजोल्यूशन से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्च 21 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया था देयर इज नो हार्म इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अडॉप्टिंग रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंट्रल लॉज, ठीक है। क्योंकि सिटीजनशिप, ये जो सिटीजनशिप एक्ट आया था ना, उसके अगेंस्ट केरल असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास किया था कि हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे ये सीए, लेकिन कुछ नहीं होता इससे। दीज आर मेयरली ओपिनियंस, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, दीज आर मेयरली ओपिनियंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इट इज जस्ट ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ द असेंबली एंड डू नॉट हैव फोर्स ऑफ लॉ, ये कोई कानून नहीं है। ऑल्दो ए सेक्शन ऑफ मिजो इन ड्राई मिजोरम, यानी जहां पे शराब नहीं पी जाती है, दे आर नॉट एवर्स टू द फेंसिंग बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ ड्रग्स, वो चाहते हैं ड्रग्स का आना रुके पहले तो। एक्सपर्ट से कि एक होस्टाइल टेरेन है यहाँ पर, इशू ऑफ लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी एंड एफिनिटीज अमंग द पीपल विल मेक इट डिफिकल्ट टू फेंस द बॉर्डर, ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने कहा 2027 तक तो टाइम लग ही जाएगा इसको फेंस करने में। ये बाबा जी के हाल हैं, जिनको लगता है कि, मैं इनकी लैंग्वेज बता रहा हूँ एग्जैक्टली, कि इनको जब बोला गया था इस पे कुछ, तो इन्होंने मीडिया के सामने कह दिया था कि सरकार के लिए, कि उनके तो बाप में भी हिम्मत नहीं है बाबा रामदेव को अरेस्ट करने की। बाबा जिन लोगों से पाना पड़ा है ना, अगर अरेस्ट करना होगा ना तो उल्टा भी लटका देंगे। होम मिनिस्टर साहब को जानते नहीं है क्या? एनीवे, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, इसका काम है ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह को कंट्रोल करना। तो ये सारा केस शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में एक पेटिशन फाइल की अगेंस्ट दी पतंजलि, ठीक। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया और उसका टाइटल भी कुछ ऐसा रखा, सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम मिसकंसेप्शंस स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है। ये सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं कि फार्मेसी जो है, मेडिकल इंडस्ट्री जो है, ये सब बेकार है, ठीक है, इनसे बच के रहिए। ये आता है एग्जैक्टली न्यूज चैनलों पे ही आता है ये एड। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे एलोपैथी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये स्प्रेड कर रहे हैं एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और एग्जैगरेट कर रहे हैं क्लेम अपने खुद की मेडिसिन के लिए बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस कि हमने टेस्ट किए और हमारे प्रोडक्ट बेस्ट निकले। दिसंबर 22 में नेपाल का भी जो ड्रग रेगुलेटर है उसने ब्लैकलिस्ट कर दिया था पतंजलि की दिव्या फार्मेसी को फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद WHO ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। और इंडियन आर्मी ने भी अपनी कैंटीन से पतंजलि के प्रोडक्ट्स निकाल फेंके थे, इतनी घटिया क्वालिटी के। सच स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इट वायलेट बोथ दिस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑर्डर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ओके। ये DMR एंड OA, दिस वन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट 1954, तो इन दोनों एक्ट को ये वायलेट करता है, ठीक है। कोर्ट ने इसको थ्रेटन भी किया कि हम आप पे 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाएंगे फॉर एवरी प्रोडक्ट विच प्रोमिसेस ए परमानेंट ट्रीटमेंट। इन्होंने ऐसी चीजों के लिए भी परमानेंट ट्रीटमेंट क्लेम कर दिए हैं जो पॉसिबल नहीं है अभी तक, तो ठीक है। ये शुगर के लिए कहते हैं, ये कहते हैं इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी दवाई लीजिए। व्हाट डज द लॉ से? तो ये जो एक्ट है, इट रेगुलेट फॉल्स मेडिकल एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो पीनलाइज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। Section 3 of this act prohibit ad for diagnosis, cure, mitigation, treatment और prevention of any disease. The schedule include diabetes. इस शेड्यूल में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोहिबिट करता है कि आप इन चीजों के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, जैसे डायबिटीज के लिए, हार्ट डिजीज के लिए,
ग्लाउकोमा के लिए एंड 51 अदर डिजीज। इनके लिए आप इस तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि हम उसको डायग्नोसिस कर देंगे, हम क्योर कर देंगे, मिटिगेट कर देंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे या प्रिवेंट कर लेंगे। ओके, ग्लाउकोमा के बारे में देखिए, यहाँ पर ग्लाउकोमा गेट्स बेटर 100%, ऐसा इन्होंने क्लेम किया अपनी 30 साल की रिसर्च पर। हाउएवर जो रिसर्चर्स है वो कहते हैं देयर इज नो इफेक्टिव प्रूवन और परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ग्लाउकोमा, राइट। बट बाबा जी क्लेम करते हैं कि हम तो कर लेंगे। और अभी इनके साथ जो वो एक और रहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बालाकृष्णन समथिंग, वो खुद थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट थे। सेक्शन 4, दिस प्रोहिबिट एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। इनफैक्ट उत्तराखंड आयुर्वेद एंड यूनानी सर्विसेज ने 2023 में पतंजलि को ऑर्डर दिया था टू रिमूव ऑल मिसलीडिंग एड एंड ऑल्सो बैंड प्रोडक्शन ऑफ 5 ड्रग्स। फिर बाद में ये बैन रिवर्स कर दिया गया क्योंकि बाबा बीजेपी के बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, सो दिस लॉ इज इम्परफेक्ट। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? द एड्स आर नॉट ओनली अनलॉफुल बट ऑल्सो पोज ए रिस्क टू पब्लिक हेल्थ। अब इनकी बात में आके कोई इंसुलिन लेना बंद कर दे तो गया काम से। Okay, in 22, Patanjali claimed to have developed an effective treatment for insulin dependent diabetes। ठीक है, ये फॉल्स मिरेकल क्योर कर रहे थे यहाँ पे। ओके, आज इसमें इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये स्ट्रिप्ड मार्लिन, इट इज सम ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट एंड वन ऑफ द ओशंस टॉप प्रेडेटर्स। बस इसका नाम ही काम का लगा मुझे, बाकी और कुछ नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन अगेन ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, इनमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हम अपने रिसोर्सेज मैनेज करने में यूज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट देर इज नथिंग, मतलब हम लोग ये क्या है, ये डेटा को ना बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से वास्ट डेटा को से आपको कुछ आउटपुट दे देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वैसी बात है कि कुछ एक चीजें हैं जैसे न्यू ड्रग डेवलप करने हैं, प्रेडिक्ट करने हैं साइक्लोन, मॉनसून को स्ट्रेंथ, वीकनेस वगैरह, क्योंकि उसमें ये सब कुछ ऑब्जर्व कर लेगा, ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, इवेपोरेशन कैसा हो रहा है वगैरह वगैरह, हीट कंटेंट एंड ऑल। तो ये एक बेटर प्रेडिक्शन दे सकता है हमें साइक्लोन वगैरह के लिए, या यहाँ पे फ्लड आने के चांसेस, या ड्रॉट्स वगैरह आने के चांसेस, या सॉइल में आपका मॉइस्चर कितना है, तो यहाँ पे क्या ये ग्रोथ वगैरह, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने में हमें मदद मिलेगी या नहीं। मतलब आप कुल मिला के कह सकते हो कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या ये जो फोरकास्टिंग वगैरह है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बस इतना सा ही क्रक्स है इसमें। मैनी पैलेस्टीनियन शॉट एट गाजा 8 पॉइंट। See, this was serious. Israel forces opened fire near an aid convoy where thousands of Palestinians had gathered for food supply. There is risk of dying from dehydration and malnutrition. इतना कुछ हो रहा है उसके बाद भी कोई सीरियस नहीं ले रहा उनको। नो सी, यमन में जो कैपिटल है सना, यमन इज मार्च इन दी हाउदी रन कैपिटल ऑफ सना इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन। तो ये हाउदी जो पूरा अटैक कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आपने गाजा में कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर ली है। डिज्नी रिलायंस का मर्जर हो रहा है, बट अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट बस इतनी सी बात है कि ये 8.5 मिलियन का जो मर्जर होने जा रहा है, ये नंबर 1 टीवी प्लेयर बना देगा इनको विद 120 चैनल्स, क्योंकि स्टार के पूरे जियो के साथ मर्ज हो जाएंगे। और इसका जो सेकंड नंबर पे जो रहेगा जी ग्रुप, उसके पास सिर्फ 50 चैनल रहेंगे, ये नंबर 1 ग्रुप 120 हो जाएंगे। तो अगेन इंटरनेट में, मोबाइल इंटरनेट में तो आपने ऑलमोस्ट ट्रिपॉली क्लियर कर ही लिए, 3 ही बड़े प्लेयर बचे हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडा एंड जियो। वही चीज अब आप इसमें ब्रॉडकास्टिंग में करना चाहते हो, ठीक है, दो दो तीन ही ग्रुप बचने हैं। ये स्टार वाला स्टार बच जाएगा जियो के साथ, दूसरा जी बच जाएगा, और छोटे मोटे कुछ। एनीवे, इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं। संडे को इंडियन एक्सप्रेस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं। टिपरा पैक्ट है, जान लिया हमने टिपरा पैक्ट के बारे में। नो सी दिस, ये हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हरकतें देखिए जरा हमारे देश में। स्पेनिश ब्लॉगर गैंग रेप्ड इन झारखंड, दुमका, 4 अरेस्टेड। ये अपने ब्लॉगर थी, इंडिया आई हुई थी घूमने अपने पार्टनर के साथ, रात को बाइक राइड पे निकले होंगे जस्ट टू एक्सप्लोर झारखंड एरिया, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 लोगों ने इनका गैंग रेप किया, ठीक है। शी वॉज 28 ईयर, स्पेनिश ब्लॉगर, ठीक है। अब बात ये है कि इनके 2 लाख फॉलोवर्स हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, 2 लाख फॉलोवर्स हैं। 7 मैन रेप मी, ये इन्होंने लिखा हुआ। तो ये क्या मैसेज देता है इंडिया के लिए? और फिर पता है इसका इम्पैक्ट हुआ भी यही था। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी, उसने इंडियंस को एडमिशन देने से मना कर दिया था कि इंडियंस आर बाय नेचर रेपिस्ट। राइट, ये हुआ था उस टाइम, बहुत पुरानी बात है, 2013-14 की बात है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली प्रोटेस्ट किया था कि आप इस तरह की स्टीरियोटाइप पे एक इमेज मत बनाइए इंडिया की। बट 2 लाख लोगों तक जब ये मैसेज पहुंचते हैं इस तरह के कि इंडिया में क्या हुआ है आपके साथ, शी वॉज जस्ट ऑन ए बाइकिंग ट्रिप, तो फिर बन गए विश्व गुरु फिर तो हम। इसलिए इंडिया को
इल्यूशन में नहीं रहना चाहिए हमें। गवर्नमेंट्स ने इतने इल्यूशन क्रिएट कर रखे हैं लोगों को कि हमारा रिलीजन बेस्ट है, हमारा कंट्री बेस्ट है, हम सब बेस्ट हैं, बट ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं की जाती है। खैर ये सब कैंडिडेट्स हैं इनके। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान पे जो न्यूक्लियर कार्गो जा रहा था उसको हमने रोका बीच में। इंडिया टू मेक पेंसिलिन जी, ये आफ्टर 30 ईयर्स हम लोग इसको दोबारा बनाने जा रहे हैं, बट इतनी बड़ी कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए जनरेटिव एआई जो फॉर्म्स हैं उनको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया डीप फेक्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। इनफैक्ट कुछ एक ऐसी ऐप भी डेवलप हो रही है जो वीडियो को इतना स्मार्टली डीप फेक कर रही है कि फर्क निकालना मुश्किल हो जाएगा उसमें। An advisory to generative artificial intelligence companies like Google and OpenAI that their services should not generate responses that are illegal under Indian laws or threaten the integrity of electoral process. Government also wants these platforms to add a traceability requirement. Now this is important. Traceability requirement add कीजिए ताकि किसने उसको जनरेट किया था वो ट्रैक किया जा सके. Traceability requirement by adding an identifiable marker to content they generate in a way that can be traced back to person who has instructed the service to create pieces of misinformation or deep fakes. Okay, Gemini Google AI का है, Google का ही था Bard. ओके आगे चलते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में, विस्कोस फाइबर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो उस पर इम्प्लीमेंट किया गया था। टेक्सटाइल मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल गाइडलाइन के बाद हमने किया। मिनिस्टर साहब इसको छोड़िए, इंटरनेशनल गाइडलाइन अगर आपको इम्प्लीमेंट भी करनी थी ना तो आप वो जो स्मॉल एंड छोटे लोग हैं मीडियम एंटरप्राइजेस उनको वो भी स्टेक होल्डर्स थे इसमें, ठीक है, उनको एटलीस्ट आपको एक बार कंसल्ट तो करना चाहिए था। ठीक है, उनसे कंसल्ट किए बिना आपने सिर्फ बिरला ग्रुप के लोगों से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस इम्पोर्ट को बैन कर दीजिए, ये लो क्वालिटी का सामान आता है, और आपने पूरा इस कंपनी के फेवर में दे दिया। ठीक है, 96% मार्केट ये कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद सीसीआई ने इनके खिलाफ जजमेंट भी दिया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। राइट, उसके बाद इन्होंने अपील लगा दिए। तो ये सब सब इलेक्टोरल बॉन्ड का कमाल है और कुछ नहीं। ठीक है, बट हार्म कौन हो रहा है इसमें? छोटा व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन। ठीक है, बट वो खुद ही भक्ति में चूर हैं। डब्ल्यूटीओ की मीटिंग अब खत्म तो हो गई है, लेकिन जो 3 इश्यूज हैं हमारे उन तीनों पे कोई ऐसा बड़ा सॉल्यूशन निकल के नहीं आया है। ठीक है, इट एंडेड विद नो डिसीजन ऑन की इश्यूज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इंक्लूडिंग फाइंडिंग ए परमानेंट सॉल्यूशन टू पब्लिक फूड स्टॉक होल्डिंग program and on curbing the fisheries subsidy. WTO member agreed to further extend the moratorium on imposing import duties, हालांकि ठीक है, ई कॉमर्स ट्रेड फॉर 2 more years। ये तो ये इम्पोर्ट ड्यूटीज इसको मतलब मोरेटोरियम जो लगा है इस पे कि नहीं लगाएंगे हम ड्यूटी, उसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया है। फिशिंग वाला इशू था उस पर कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं दिया। पीडीएस वाला इशू था उस पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। Its failure to deliver either permanent solution on public stock holding or special safeguard mechanism or discipline on cotton subsidies etc. अब ये इशू हम लोग जरूर मेंस 450 प्लस में डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, हो गया, इसी का वेट कर रहे थे हम। रशिया ने ड्रोन अटैक्स किए हैं यहाँ पे यूएस बिगेन गाजा एड ड्रॉप अमिड फियर्स ऑफ फेमाइन। बचे ही क्या है अब गाजा में वैसे करने के लिए? पूरी पॉपुलेशन तो वहां की आपने वाइप आउट कर दी। एक छोटा सा राफा सिटी बचा था, उस पर भी अटैक शुरू कर दिया आपने। Okay, these are just sports news and movies and all. Okay, so not important. Okay, so that's it for this session. Then do join the 450 plus course and prelims revision series. अब ये directly app पर ही होगा। ऐप हो चुकी है, लाइव तो हो चुकी है। दी ओनली थिंग इज आई एम येट टू अपलोड समथिंग ऑन देयर। ओके, तो मंडे से या फिर ट्यूसडे से आई विल स्टार्ट एवरीथिंग ऑन देयर। सिर्फ न्यूज़पेपर जो है वो आपका यहाँ पे चलेगा। बाकी जो एमसीक्यूज या जो भी मुझे आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने होंगे वो वहीं पे होगा। ठीक है, तो उसमें आपको दोनों ऑफर मिलेंगे। मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप 1000 रुपीज़ का, एंड प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज लेनी है तो 3000 का प्रीलिम्स तक वैलिड है। ओके, एंड इन दिस 1000 रुपीज़ मंथली आपको दोनों तीनों चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको मीन्स 450 प्लस प्रोग्राम भी मिलेंगे, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी मिलेंगे, और आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए भी उस पर अरेंजमेंट किए जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।